गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th मैं आपको चैप्टर 4 अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ाऊंगी। ठीक है। अम्ल, क्षारक और लवण को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कभी हमारे सफ़ेद कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है, ठीक है, तो हम उस पर जब साबुन लगाते हैं तो वो क्या कलर हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। ठीक है। तो इसे हम जल्दी से छुड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन साबुन में कुछ न कुछ ऐसा गुण है जो हल्दी के रंग को बदल देता है। ठीक है। लेकिन कभी आपने ये देखा है, उस लाल हुए हल्दी में अगर हम नींबू का 1-2 बूंद डाल दें तो उसका क्या रंग होता है? आप कभी डाल के देखना, वो फिर से पीला हो जाता है। हल्दी का जो रंग है वो फिर से पीला हो जाता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अब हमको ये समझ में आ गया है कि जो नींबू था वो साबुन के प्रभाव को ख़त्म कर दिया ना। तो आज हम अम्ल और क्षारक के बारे में ही पढ़ेंगे। नींबू कैसा, उसका स्वाद कैसा होता है? अम्लीय होता है, खट्टा होता है। और साबुन का कैसा है गुण, उसको मैं आपको धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अम्ल के बारे में। ठीक है। तो अम्ल की परिभाषा है, मैं आपके लिए एक नोट्स बनाई हूँ। ये नोट्स अगर आप बना के रखोगे आपको 10वीं तक काम आएगा। ठीक है। अम्ल या एसिड किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है। लिटमस पेपर एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ होता है, एक पेपर जैसे। वो ना नीला और लाल 2 प्रकार का आता है। उसको अगर नीला रंग का लिटमस पेपर लेंगे और नींबू का रस उसमें डालेंगे ना, वो पेपर लाल हो जाता है। ठीक है। तो अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है। तो वैसे ही अम्लीय पदार्थ किसे कहेंगे? वही गुण जो नीले लिटमस को लाल कर देंगे वो अम्लीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है। एसिड शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है, इसलिए उसका नाम एसिड पड़ा। ठीक है। अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपके बुक के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है खनिज। जो अम्ल प्राणियों और वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल। जैसे संतरा और नींबू, वो तो खट्टे लगते ही हैं। ठीक है। उनके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। चींटी और मधुमक्खी काटने पर हमें जलन होती है, वो किस लिए होती है? फार्मिक अम्ल के कारण होता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये प्राणियों और वनस्पतियों में जो अम्ल पाए जाते हैं वो प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। और दूसरा होता है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल क्या होता है? भूमि से प्राप्त जो खनिज हमको मिलते हैं उस अम्ल को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। इसमें बहुत कुछ हैं। HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। अम्ल के बारे में इतना जान लो। 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और खनिज। जो प्राणी और वनस्पति से प्राप्त होगा प्राकृतिक रूप से वो क्या होता है? प्राकृतिक अम्ल कहलाता है। इसमें और भी हैं, सेब में भी अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मैं यहाँ लिखी नहीं हूँ, आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद है अम्ल की क्रियाएं। अम्ल किसके साथ क्या क्या क्रिया करता है और क्या क्या बनाता है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके उसको बता रही हूँ। पहला है धातु से क्रिया। ठीक है। अम्ल किसी भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है या मुक्त करता है। देखो ये जिंक है, जिंक एक प्रकार का धातु है। HCl एक प्रकार का अम्ल है। धातु और अम्ल की क्रिया हुई और यहाँ पे क्या बना? जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस ऊपर को उठ रहा है ना, ये तीर मतलब हाइड्रोजन गैस बन रहा है, बस। उसके बाद है अम्ल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है
और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, आग बुझाने का काम करता है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड या जो भी बोलते हैं, मशीन लगा होता है ना स्कूलों में, बड़े बड़े अस्पतालों में, तो उसमें क्या होता है, अग्निशामक यंत्र में आपका कुछ इस प्रकार का ये आपका क्या बोलते हैं मशीन होता है। जब कभी भी क्या होता है, एक बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी मैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में बता रही हूँ ना, यहाँ नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट और कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल मतलब होता है आपका, यदि शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला होता है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं, और शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा कम मिला होता है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, तनु माने थोड़ा सा अम्ल और सांद्र माने थोड़ा अम्ल की मात्रा अधिक। और क्या होते हैं, ये जो अम्ल होते हैं ना, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसे न ही छूना चाहिए और न ही चखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर, हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक अम्ल जो हम लोग सेब, सिरका, इमली, दही में देखे वो तो अलग बात है ना, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जो रासायनिक या खनिज अम्ल प्राप्त होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सावधानी से हमें करना चाहिए। ठीक है, अब है आपका, मैं अग्निशामक यंत्र के बारे में बता रही थी आपको कि अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, यहाँ पे एक बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसमें क्या होता है, इसके बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। कांच की बोतल में, ये कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है। ठीक है, बोतल में एक घुंडी लगी होती है, यहाँ देख रहे हैं, बोतल में एक घुंडी लगी है। ठीक है, आग लगने पर अग्निशामक यंत्र की घुंडी को किसी कठोर सतह पर पटकने से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाती है। इसको अगर हम जोर से झटका देंगे या कहीं पे पटकते हैं ये घुंडी, ठीक है, तो ये क्या होता है, टूट जाता है। अंदर ये जो कांच की बोतल है वो टूट जाती है, जिससे ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, क्रिया करने के बाद वहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हुई तो सोडियम सल्फेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में क्या करता है, सहायता करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में सहायता करता है, इसलिए अग्निशामक यंत्रों में अम्ल का और बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि अम्ल के बारे में कभी कभी हमको मम्मी लोग बोलते हैं कि किसी भी धातु के पात्र में अचार मत रखो, या फिर खाने की कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए, या फिर किसी पीतल के वस्तुओं में कोई खाने की खट्टी वस्तु नहीं रखना चाहिए। ऐसा सुने हो ना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो खट्टी चीज़ होती है या जो अचार होता है वो धातु की बनी हुई बर्तन के साथ क्रिया कर लेता है और उस भोजन को क्या कर देता है, खराब कर देता है। इसलिए क्या होता है, उसको हम लोग बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस क्रिया को रोकने के लिए पीतल के बर्तनों पर टीन या रांगा की कलाई किया जाता है, जो बर्तन को अम्ल से संक्षारित होने से बचाती है। मतलब वहाँ पे अम्ल और बर्तन की क्रिया नहीं हो पाती है और चीज़ सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार हम लोग जान रहे हैं कि सोना चांदी जो भी पहनते हैं, उस दिन हवा के संपर्क में आने के बाद वो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है, काला पड़ता है ना, इसी चीज़ को ये जो काला पड़ता है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, वस्तु की सतह पर नम हवा के संपर्क में रहने पर मलिन पड़ जाना, ये लोहा और चांदी क्या है, धातु है, इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया, जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करते हैं।
जंग लगने से बहुत ज़्यादा हानि होती है और जंग लगने की अभिक्रिया ऐसे हम बता सकते हैं। देखो लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है, और जल ऑक्सीजन और नमी, मतलब हवा में क्या है, ऑक्सीजन भी है और जल भी है, नमी भी है, तो लोहा इन दोनों के साथ क्रिया कर लेता है और एक प्रकार का लवण बनाता है जिसे आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल का होना दोनों ज़रूरी होता है। यदि लोहे को इनके संपर्क में आने से हम लोग बचा लें तो लोहे में जंग लगता ही नहीं है। इसलिए लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं, पेंट करते हैं या ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं, और इससे क्या होता है लोहे के ऊपर देखो पहला तो होता है पेंट या ग्रीस कर दो, तो जिससे वो हवा और नमी से क्रिया नहीं कर पाएगा। दूसरा और एक चीज़ होता है उसके ऊपर क्रोमियम या जिंक जैसी धातु की परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब वस्तु का हवा की नमी और ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है तब जंग नहीं लगता है। इस प्रकार संक्षारण होने से हम बचा सकते हैं, ठीक है, लोहे में जंग लगने को हम बचा सकते हैं, ठीक, समझ में आया। ये अम्ल के बारे में हो गया। उसके बाद है क्षार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अभी मैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जो क्रिया बता रही थी वही है कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया हुआ और H2 और CO2 बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, अग्निशामक यंत्र में काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसलिए अभी उसके बारे में बता दी हूँ। हो सकता है वो चित्र बनाने के लिए आ जाए, देख लेना बुक से, है ना। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े अम्ल के बारे में जो नीले लिटमस को नीला लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसे क्षार कहते हैं। इसका उद्भव अरबी के शब्द एल्कली से होता है, जिसका अर्थ राख होता है, और राख का रासायनिक गुण क्षारीय होता है, ठीक है। और क्षार किसे कहेंगे, क्षार और क्षारक में अंतर है, ठीक है। एक कहीं भी अचानक से क्षार मत बोल देना कहीं भी, ठीक है। क्षार वो चीज़ होता है, ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाता है या जल में विलय क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। क्षारक का गुण तो है लाल लिटमस को नीला कर देना, लेकिन हम क्षार उस चीज़ को कहेंगे जो क्षारक जल में घुल जाता है, ठीक है। और क्षार का कुछ आपका उदाहरण है, जैसे खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, साबुन, ये सब क्या है, क्षार के उदाहरण हैं, ठीक है। अम्ल के उदाहरण तो मैं बता दी ना, नहीं बताई हूँ, हाँ, ठीक है। अब क्षार की क्रियाएं क्या होती है, ये धातु के ऑक्साइड, ठीक है, क्षार धातु के ऑक्साइड के साथ किस प्रकार का ये होता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो किसी भी धातु का ऑक्साइड जो है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है, समझ में आया। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। क्षार के बारे में समझ में आ गया ना, ठीक। अभी मैं प्रति अम्ल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, आप लोगों को शायद दिया हो। अच्छा, अम्ल के उपयोग याद रखना, इसको मैं बताना भूल गई। अम्ल के उपयोग को याद रखना, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, ठीक है। नमक के शुद्धिकरण, चीनी के बर्तन या टाइल्स की सफाई करने में होता है, ठीक है। सोने चांदी के गहनों की सफाई करने में होता है। ये आपका क्या है अम्ल का उपयोग, ठीक। उसके बाद है, मैं अभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं इसको बता दी हूँ। क्षार के उपयोग हैं साबुन, दवाई, कागज, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में होता है। भूमि और पानी की अम्लीयता को कम करने में होता है। चलो इसको मैं समझा दे रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो ज़मीन होता है ना, उपजाऊ ज़मीन, अम्ल वर्षा सुने हो ना, नहीं सुने होगे, ठीक है। कभी कभी पानी में बहुत सारे प्रदूषित चीज़ें आ जाती हैं वर्षा के साथ, तो भूमि क्या हो जाता है, भूमि का जो मिट्टी होता है वो अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अम्लीय भूमि में अच्छे से
फसल उत्पादन नहीं हो पाता है, इसलिए उसको क्षारीय बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ अम्लीय हो गया है तो उसमें अगर हम क्षार मिला देंगे, ठीक है, जैसे हल्दी में साबुन लगने से वो लाल हो गया, ठीक है, लेकिन वापस नींबू डालने से वो पीला हो गया, तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो वैसे ही अगर भूमि की उपजाऊ में अम्लीयता बढ़ गई है भूमि में, ठीक है, तो उसमें हम राख मिला देंगे ना, तो अम्लीयता कम हो जाएगी और वो भूमि वो मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग किन्हीं 3 प्राकृतिक और 3 खनिज अम्लों के नाम मैं बता दी हूँ। प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं, लिटमस पेपर है, नहीं अम्ल बता रही हूँ ना, साइट्रिक अम्ल जैसे संतरा और नींबू में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी और मधुमक्खी में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, खनिज अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। अम्लों का भंडारण धातु के पात्रों में क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, उनके यहाँ पे मैं बताई थी नीला हरा यौगिक बना देता है, जिसके कारण अम्ल का भंडारण धातु के पात्रों में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, 3 परख नलियों में अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन दिए गए हैं। आप उनको लाल लिटमस पेपर दिया जाए तो आप अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे। देखो 3 प्रकार का, एक अम्लीय विलयन है, एक क्षारीय विलयन है, मतलब जल के साथ मान लो नींबू का रस। क्षारीय विलयन किसे कहेंगे, जल के साथ खाने का सोडे का विलयन। और उदासीन विलयन नमक और पानी का विलयन। ठीक है, और लिटमस पेपर लाल वाला दिया जाएगा। तो अम्ल क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो विलयन नीला कर देगा वो क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। और अम्लीय विलयन की पहचान कैसे होगा, लाल लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो वो गाढ़ा लाल हो जाएगा। और उदासीन विलयन में क्या होगा, कोई क्रिया ही नहीं होगी, लिटमस पेपर जैसा कि तैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे और एक प्रश्न है, नीले लिटमस पर नींबू के रस का घोल डालने पर उसका रंग लाल हो जाता है, यदि इस पर साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालने तो क्या होगा, लाल हो जाता है। तो उसमें देखो नींबू का रस अम्ल है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और क्षार का गुण क्या है, वो लाल लिटमस पेपर को फिर से नीला कर देगा। उसमें हम साबुन के बूंदें डाल देंगे तो वह फिर से नीला हो जाएगा, क्योंकि क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त सफ़ेद पदार्थ को जल में घोलने पर बनने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसे होगी। यहाँ पे मैं बताई थी मैग्नीशियम और ऑक्साइड, दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक प्रकार का सफ़ेद पदार्थ है, इसे जल में घोलते हैं तो यह क्षारीय यह जो विलयन होगा वो क्षारीय विलयन कहलाएगा, उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। ठीक है, इसके बाद है सूचक। सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी में साबुन लगा तो वो लाल हो गया, मतलब हल्दी एक सूचक है। ठीक है, समझ में आया। जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन कर दिया, हल्दी अपना रंग परिवर्तन कर दिया था, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। तो सूचक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और रासायनिक। ये आपके बुक में नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, प्राकृतिक सूचक में है आपका हल्दी, प्रकृति से प्राप्त होता है। गुलहड़ का फूल, ठीक है, गुलहड़ का फूल क्या होता है, अम्ल के साथ गुलाबी रंग देता है और क्षार के साथ हरा रंग देता है। ठीक है, और लिटमस पेपर, ये प्राकृतिक सूचक हैं। और रासायनिक सूचक में क्या होता है, मेथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ठीक है, मेथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ नारंगी रंग देगा और क्षार के साथ पीला रंग देगा, जबकि फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ कोई रंग ही नहीं देता है, लेकिन क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। ठीक है, ये आप 10वीं में पढ़ोगे, अभी शॉर्टकट में आपको बता दी हूँ। ठीक है, अब है अम्ल और क्षार की आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अम्ल और क्षार
की परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है, और ये क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड जो है ये लवण बना और पानी बना। तो आप लोग इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हो, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है। साथ में ये उदाहरण आप दे सकते हो। ठीक है, लवण एक सामान्य शब्द है जो नमक के लिए ही नहीं सभी यौगिक के लिए क्या करते हैं? उपयोग में लाया जाता है, जो अम्ल और क्षार के बीच की क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? लवण की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ठीक है, देखो वो लवण जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये किसकी प्रकृति होती है? अम्लीय पदार्थ की, तो वो अम्लीय लवण कहलाएगा। और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो क्षारीय लवण कहलाता है। और जो लवण नीले लिटमस पेपर या लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं उन्हें उदासीन लवण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया? ये पार्ट आपका खत्म हो गया। बस यहाँ पे एक चीज़ और बताना है, लवण प्रति अम्ल के बारे में दिया है। जब हमको कभी पेट में अम्लता एसिडिटी की शिकायत होती है तो हम लोग इनो पीते हैं ना। इनो क्यों पीते हैं? हमारे पेट में हमारे जो आमाशय में होता है वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तनु विलयन होता है। ठीक है, जो भोजन को पचाने का काम करता है, तो जब कभी क्या होता है, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें खट्टी खट्टी डकारें आती है। ठीक है, तो हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए हम क्षार के रूप में कुछ पीते हैं। ठीक है, तो जो क्षार हम अम्लीयता को कम करने के लिए लेते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्लीयता को कम करने के लिए प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, जैसे इनो है या फिर और सी बहुत सारी चीज़ें जो क्षार के रूप में होती हैं उसको हम लेते हैं, तो वो पेट की अम्लीयता को कम कर देता है और उसे सामान्य बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है लवण का बहुत सारा उपयोग है। जैसे NaCl नमक हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। Na2CO3 कपड़े धोने का सोडा, कपड़ा धोने का काम आता है। खाने का सोडा, यह केक आदि बनाने में काम आता है। ठीक है, ये दैनिक जीवन में उपयोगी है। उसी प्रकार बहुत सारे और लवण हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे। ठीक है, पसीना आने पर कुछ इनमें से कुछ लवण शरीर से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण पसीना नमकीन होता है, लवण के कारण ही। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमको जब ज़्यादा दस्त या कुछ होता है तो शरीर से ज़्यादा पानी निकल जाता है, तब इस पानी के साथ इसमें घुले लवण भी हम खो देते हैं, जिसके कारण हम किसके शिकार हो जाते हैं? निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? मुखी पुनर्जल योजन लिखा है, इसको याद मत करना। हम ORS का घोल लेते हैं, क्या कहते हैं इसको? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, जो अगर दस्त होता है तो पीने से हमारे शरीर में पानी की कमी को कम करता है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया आधा घंटा में, और जहाँ समझ में नहीं आता है मैं बता दूँगी, बाकी मैं ये आपको सब कुछ लिख के भेज दूँगी, इसको आप लिख लेना, बना लेना। और जो मैं लिख के नोट्स बनाई हूँ ना, उसको आप लोग अगर चाहोगे तो इसको अलग से नोट्स बना लेना, ये बहुत ही आपका काम आएगा, 10वीं तक काम आएगा। ठीक है, अगर चाहो तो बना सकते हो। अब चाहोगे तो मैं फ़ोटो भी खींच दूँगी, लेकिन शायद उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं तो पढ़ा ही दी हूँ। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका फुल व्यू बता दे रही हूँ, आपको दिखा दे रही हूँ, तो आप उसका क्या कर सकते हो? बाद में लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट भी ख़त्म हो गया, और हफ्ते में आपसे 2 ही दिन जाएगा वीडियो, तीनों सब्जेक्ट का। ओके।